हेलो बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं। आपका पढ़ाई अच्छे से चल रही है, आपका सेहत अच्छा है। तो आप सबके साथ हमने HAP फर्स्ट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक्स जो है सेल के बारे में हम लोगों ने उस दिन बात की थी। आज बेसिक से आगे बढ़ के आज हम लोग बात करेंगे कि सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी में क्या क्या बातें हुई है, और एक ओवरव्यू लेंगे जिसके अंदर हम एक बात करेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स है और उसका फंक्शन क्या है, और आगे चल के उस फंक्शन का हर एक ऑर्गेनेल्स का अलग से हम लोग स्टडी करेंगे और फिर उसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो बहुत ही अच्छे सरल भाषा में जो आपको समझ में आए, उसके लिए हम लोग तैयार होते हैं और शुरू करते हैं सेल थ्योरी से। तो बच्चों शुरू करते हैं सेल थ्योरी। तो बच्चों दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे। एक जर्मन बोटनिस्ट का मतलब होता है वह साइंटिस्ट जो प्लांट के ऊपर स्टडी करते हैं, और जूलॉजिस्ट का मतलब होता है वह साइंटिस्ट जो एनिमल्स और एनिमल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उस पर स्टडी करते हैं, उसको हम लोग जूलॉजिस्ट बोलते हैं। तो दो साइंटिस्ट थे, जर्मन बोटनिस्ट और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, जिनका नाम था मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। तो दोनों ने अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी थी। तो स्लाइडेन का यह कहना था, 1838 में उन्होंने यह कहा था कि जितने भी प्लांट्स है वो सारे के सारे सेल और सेल के प्रोडक्ट के बने हैं। और 1839 में स्वान ने यही हाइपोथेसिस एनिमल पे स्टडी की, और वो उन्होंने यह बताया कि जितने भी सेल्स है वो किसके बने हैं, जितने भी एनिमल है वो सब किसके बने हुए हैं, सेल या प्रोडक्ट के सेल बने, प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने हुए हैं। और सेल के कॉन्सेप्ट के अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि सेल के पास एक बाहरी बाउंड्री होता है जिनको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो बच्चों जैसा मैंने बताया, सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने, और दोनों का यह मानना था कि चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ठीक है, वो उनका यह कहना था कि जो भी प्लांट्स हो या एनिमल्स हो सारे के सारे किनसे मिलके बने हुए हैं, सेल से या प्रोडक्ट ऑफ सेल से। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सेल जो है वो कैसे नए सेल आते हैं, क्या होता है पुराने सेल का, क्या होता है जब आपके पुराने सेल डेड होते हैं तो फिर कैसे उनसे नए सेल आता है, इनके बारे में इन्होंने नहीं बताया था। तो बाद में चल के एक साइंटिस्ट आए थे रुडोल्फ विर्को करके, जो कि बताया था इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि जो भी पुराने सेल होते हैं उसी से नए सेल आते हैं। तो ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, और उस सेल को उन्होंने नाम दिया था ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। तब जाके ये सेल थ्योरी कंप्लीट हुई थी। तो कह सकते हैं कि 1839 में स्लाइडेन और स्वान ने दोनों ने मिलके ये थ्योरी बनाई कि जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। साथ ही साथ रुडोल्फ विर्को ने यह बताया कि जितने भी पुराने सेल होते हैं उसी से नए सेल आते हैं। ऑल द सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज कॉल्ड ओमनिसेलुला ई सेलुला। दिस इज कॉल्ड सेल थ्योरी। तो बच्चों रुडोल्फ विर्को ने बताया था कि जितने भी सेल्स है वो अपने पुराने एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। जैसे ये सेल है, ठीक है, तो ये मान लीजिए पुराना सेल है, यही सेल क्या होगा अपने, मान लीजिए ये सेल है, तो ये सेल कहीं ना कहीं क्या होगा कि अपने पुराने सेल से आए होंगे, कहीं ना कहीं पुराने सेल से आए होंगे, ठीक है। और बाद में चल के यही सेल फिर से क्या करेंगे, दो नए सेल बनाएंगे, फिर आगे चल के दो नए सेल बनाएंगे, और इसी को कहते हैं सेल डिवीजन, इसी को कहते हैं सेल डिवीजन, जो कि हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे माइटोसिस और मियोसिस की, कि सेल डिवीजन आपका कैसे होता है, कौन कौन से फेजेज में होता है। तो ये हम आगे चैप्टर में बात करेंगे। अभी हम लोग यहाँ हमने देखा सेल थ्योरी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे सेल का। तो बच्चों आगे देखते हैं। तो बच्चों ओवरव्यू ऑफ द सेल को हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स
हम टाइप्स ऑफ सेल की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं तो दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चों बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है। प्रोकैरियोटिक अगर हम तोड़ते हैं तो दो वर्ड में टूटता है, प्रो और कैरियोट। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर पुअर कह सकते हैं, और कैरियन का मतलब कह सकते हैं न्यूक्लियस। क्या? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो वैसा सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता हो या फिर न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा मैंने बताया इसमें प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब होता है पुअर, मतलब पुअर मतलब कहीं ना कहीं इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस ही नहीं है, तो क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा। तो ऐसा सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं हो, न्यूक्लियस नहीं हो, इसके अलावा उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। यूकैरियोटिक का मतलब होता है, यू मतलब एडवांस और कैरियोटिक मतलब कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिसके अंदर एडवांस न्यूक्लियस हो, एडवांस न्यूक्लियस होगा तो उसमें कैसा होगा, जो यूकैरियोटिक का सेल होगा उसका न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस होगा, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होंगे, उसके अंदर प्रॉपर डीएनए होगा। और प्रोकैरियोटिक में डीएनए जैसे तैसे होंगे, नेक्ड होंगे, नग्न होंगे, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलेंगे। तो ये होता है मेजरली डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। क्योंकि इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और कुछ डिफरेंस की बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो हमने न्यूक्लियस को देखा, तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक में तो उसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। इसके अलावा और क्या क्या देखने को मिलेगा प्रोकैरियोटिक्स में, यूकैरियोटिक में बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, मतलब मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। जैसे आप लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ईआर, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स किसमें एब्सेंट होंगे, प्रोकैरियोटिक्स में। इंस्टीड ऑफ अगर मैं बात करूँ यूकैरियोटिक सेल, इसके अलावा यूकैरियोटिक में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, जैसे कि लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी ऑपरेटस, ये सारी चीज़ें आपको, क्लोरोप्लास्ट, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा आपके यूकैरियोटिक सेल में। इसके अलावा कोई, इन दोनों के अलावा एक ऐसा कॉमन चीज़ें है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलेगा और यूकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलेगा, वो है आपका राइबोसोम्स। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बन जाती है, एक तो राइबोसोम के ऊपर कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं, और राइबोसोम की जो खोज हुई थी 1853 में सर जॉर्ज पैलेट ने किया था, क्योंकि 1815 के अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो राइबोसोम पे क्वेश्चन क्या बन जाता है कि विच सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, तो इसका आंसर होगा राइबोसोम। और बच्चों ये भी होता है, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में मिलता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है। तो राइबोसोम दोनों में मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। बस फर्क यह होगा कि प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम मिलेंगे 70S वाला होगा और यूकैरियोटिक में जो मिलेंगे राइबोसोम वो 80S वाला होगा। अब बच्चे एस जो है यहाँ पे, एस यहाँ पे यूनिट का नाम है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं यूनिट एंड डायमेंशन में, ठीक है, कि आपको मास को नापना है तो ऐसा यूनिट में उसको केजी कहते हैं, लेंथ को नापना है तो लंबाई को नापना है तो एल से डिनोट करते हैं, टाइम को डिनोट करना है तो टी से। उसी प्रकार आपका राइबोसोम को जो जिस यूनिट से दर्शाई जाती है, जो बताई जाती है, उसको बोलते हैं हम एस। एस मतलब श्वेडबर्ग यूनिट, एस मतलब श्वेडबर्ग यूनिट। क्या बोलते हैं? श्वेडबर्ग यूनिट, जिसका मतलब होता है इनडायरेक्टली यह आपको किसी मतलब कि उस राइबोसोम का डेंसिटी के बारे में बताता है, उसका साइज के बारे में बताता है, उसके मास और उसके वेट के बारे में नहीं बताता। अभी हम इसको और भी डिटेल्स में देखेंगे। तो
बच्चों हमने अभी बात की कि राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में मिलेंगे। बस फर्क इतना है कि प्रोकैरियोटिक वाले में जो राइबोसोम होगा वो 70S होगा और यूकैरियोटिक में जो होगा 80S होगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है आपको। यूकैरियोटिक सेल में दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिसके पास अपना सेल ऑर्गेनेल अपना RNA होता है, ठीक है, और इसके पास खुद का 70S RNA होता है। इसलिए इस दोनों ऑर्गेनेल्स को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। तो बच्चों अभी हमने बताया आपको कि S का मतलब होता है श्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन का सिंपल मतलब होता है अगर आप पानी में मिट्टी को मिलाते हैं तो आपका जो हार्ड जो है यहाँ पे, मतलब हार्ड या फिर जिसका वजन ज़्यादा है, वो आसानी से नीचे जमा हो जाएगा सेडिमेंट की तरह, नीचे सेडिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका मिट्टी हो जाएगा। तो ये आपका किसको बता रहा है? ये आपका इनडायरेक्टली आपका जो ये श्वेडबर्ग यूनिट है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, ये आपका डेंसिटी को बता रहा है या फिर साइज को बता रहा है। और डेंसिटी आप लोग पढ़े हैं, डेंसिटी क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम होता है। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जल्दी सेडिमेंट होगा, ठीक है। तो ये हुआ S का मतलब। तो 70S को अगर हम तोड़ते हैं तो इसमें दो सब यूनिट मिलती है, एक होता है 50S और 30S। 80S वाले को देखते हैं तो एक होता है 60S और एक होता है 40S। बच्चों इन दोनों को जोड़ना नहीं है, ये दो यूनिट है, ये एक यूनिट, ठीक है। ये दोनों 70 क्या ऑड है, तो ये कहीं ना मतलब 7 एक ऑड नंबर है। तो देखिए इसका तो ये भी क्या है, हाई और ये दोनों ऑड है। 8 जो है इवन होता है, तो ये भी क्या है, इवन है, ये भी इवन है। तो ये क्या है, इसको जोड़ना नहीं है, ये मास को नहीं बताता है, जोड़ के 100 नहीं करना है, क्योंकि आप कहेंगे सर 50 और 30 तो 80 हो जाएगा, 60 और 40 तो 100 हो जाएगा। नहीं बच्चे, सेडिमेंट कोएफिशिएंट है, बस यूनिट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ और भी चीज़ें होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ऐसे मैं एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये सारे आपको उदाहरण देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इधर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक सेल किसमें पाए जाएंगे? एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई। कोई भी आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, ये और किसमें देखने को मिलेगा? ईस्ट वगैरह में देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, जिसको हम लोग मीजोजोम्स कहते हैं। उसके अलावा उसमें इंक्लूजन बॉडी होती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटा सेल है, एक सेल है, सिंगल सेलुलर यूनिसेलुलर है। जैसे अगर बात करूँ बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और आप क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो आपका पूरा शरीर पूरा कितने बड़ा है और वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। आपका पूरा शरीर में जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो बैक्टीरिया और अमीबा के सिंगल सेल में परफॉर्म हो रहा है। तो कितने कॉम्प्लिकेटेड होते होंगे। इसीलिए कहने का मतलब है कि उनकी सेल मेम्ब्रेन में कुछ मॉडिफिकेशन होती है जिनको हम लोग मीजोजोम्स बोलते हैं। उनके अलावा उसमें कुछ इंक्लूजन बॉडी होती है जिसके अंदर वहाँ पे फूड मटेरियल्स जैसे कि आपका ग्लाइकोजन वगैरह हो गया, उनको स्टोर किया जाता है। तो ये हमारे काम का उतना नहीं है, तो इतना हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ये हुआ एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं ओवरव्यू ऑफ द सेल। तो बच्चे अब बात करते हैं सेल की ओवरव्यू मतलब हम देखते हैं सेल के अंदर जाएंगे और देखेंगे इस सेल के अंदर क्या क्या मिलता है। तो बच्चों यहाँ पे जो मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ वो
मैं यूकैरियोटिक सेल का बनाने वाला हूँ। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लांट्स है, एनिमल्स है, तो इसमें जो भी ऑर्गेनेल्स में देखने को मिलेंगे यहाँ पे मैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो इस सेल के बारे में जब मैं बात करूँ तो सेल में हम बाहर से अंदर जाएंगे तो देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, हर चीज़ की अपनी अपनी बाउंड्री होती है। तो सेल का जो आउटर बाउंड्री है जिसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले सेल थ्योरी में बताया गया था। किसने बताया था? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्वान सर ने बताया था इस सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इसके बाद अगर मैं बात करूं, चूंकि ये यूकैरियोटिक सेल है तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को मिला के यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो अगर मान लें ये प्लांट सेल होता तो ये प्लांट सेल के पास इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और बाउंड्री होती जो कि इस सेल को क्या करता? मैकेनिकल सपोर्ट देने के काम करता, डैमेज से बचाता। किसी भी तरह का सेल के अंदर कुछ डैमेज ना हो, इसके लिए मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करता आपका सेल वॉल। ये सेल वॉल डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म कि किस ऑर्गेनिज्म का है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि बैक्टीरिया का सेल वॉल होगा तो पेप्टिडोग्लाइकेन के बने होंगे। प्लांट की सेल वॉल ज़्यादातर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन के बने होते हैं। फंजाई की सेल वॉल की बात करूं तो वो काइटिन की बनी होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म, किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, उनका सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेरी करता है अलग अलग। इसके अलावा मैं अलग जाऊँ तो एक सेल के अंदर इस सेल मेम्ब्रेन के बाद बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होता है, लिक्विड जेली जैसा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेमी फ्लूइड जैसा प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इनको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के बारे में आप तो सुने होंगे, साइटो मतलब सेल और प्लाज्म मतलब क्या? उसका प्लाज्मा, उसका फ्लूइड, उसका मैट्रिक्स। तो एक सेमी फ्लूइड जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और वो हर सेल में होगा साइटोप्लाज्म, चाहे वो एनिमल सेल होगा चाहे वो प्लांट सेल होंगे। हर सेल में क्या देखने को मिलेंगे आपको? साइटोप्लाज्म देखने को मिलेंगे। और साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का अंदर वह एरिया होता है जिसके अंदर सेल के अंदर हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है। तो इसीलिए बोला भी जाता है, पहले से पढ़ के भी आए होंगे, क्या? साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ ऑल द सेलुलर एक्टिविटी विच अकर इनसाइड द सेल। इसका मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर वो जगह है जिसके अंदर सारे के सारे केमिकल एक्टिविटी होती है। इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर की ओर जाते हैं तो ये साइटोप्लाज्म के बाद आपका मान लीजिए क्या ये यूकैरियोटिक सेल ही है, तो इसके अंदर क्या मिलेंगे बच्चों? न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में कैसे होते हैं बच्चों? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। तो कौन कौन से, आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। आप लोग कमेंट में बताना नहीं भूलेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जो दो मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स आपके बॉडी में कौन कौन है। साथ साथ ये भी कमेंट करिएगा कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि कौन कौन ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो किसी मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं हैं। तो बच्चों कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। अभी हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि क्या होता है इस सेल के अंदर, क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बारे में आप सबको पता है, सेल का डायरेक्टर बोलते हैं, सेल का बॉस बोलते हैं कि सेल के अंदर अगर कोई भी एक्टिविटी होना है, कुछ भी करना है, उसका निर्णय उसका कौन लेगा? अभी ऑब्वियस सी बात है, आपके घर में आपका जो हेड होता है, आपके दादाजी या फिर आपके पापा, वही तो होते हैं। तो सेल के अंदर क्या होगा नहीं होगा, उसकी हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? आपका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। इसके अलावा
न्यूक्लियस के अलावा क्या होते हैं और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी न्यूक्लियस की तरह ही डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें एक इनफोल्डिंग होती है, अंदर की तरफ फोल्ड होता है, देखने को मिलता है। और इस इनर फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं। इसके अंदर भी मैट्रिक्स भरा होता है, बाहर और अंदर वाले के बीच में जो स्पेस होता है उसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। इसके अलावा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, आप सबने पहले पढ़ा होगा कि इसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, थाइलाकोइड प्रेजेंट होते हैं, थाइलाकोइड प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है, थाइलाकोइड क्या है, एक मतलब कि सिक्के के मतलब सिक्के के जैसा। अगर मैं 5 रुपए के एक सिक्के बनाऊं तो कैसे बनेंगे, ऐसे ऐसे तो नहीं बनेंगे, ऐसे ऐसे तो बनेंगे। इस तरह से क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और अगर एक है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेना कहेंगे, और ग्रेना कहेंगे। और अगर इसके प्लुरल की बात करें, बहुत सारे, तो इसको क्या कहेंगे, ग्रेनम कहेंगे, ठीक है। और ये जो थाइलाकोइड होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लैमिला। इसको हम लोग कहते हैं लैमिला, और जिसको हम लोग कहते हैं लैमिला। और इस थाइलाकोइड के अंदर भरा होता है आपका फ्लूइड, इस थाइलाकोइड के अंदर भरा होता है आपका फ्लूइड। तो ये भी आपका क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट आपको पता है पौधों में पाया जाता है। मेनली किसके लिए पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर की पिगमेंट को कंटेन कर, जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। और ये क्या करता है, जनरली प्लांट में फोटोसिंथेसिस कराने के लिए हेल्प करता है। तो क्लोरोप्लास्ट केवल और किसमें मिलते हैं बच्चे, केवल और केवल प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, एनिमल में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हुआ आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोगों ने नाम दिया क्या, जिसको हमने नाम दिया, इसके अंदर स्ट्रोमा होता है। तो ये सब चीज़ें हम आगे के आने वाले वीडियो में देखेंगे, जब हम हर सेल ऑर्गेनेल्स को स्पेसिफाई अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हर चीज़ को हम बहुत ही डिटेल्स में देखेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, आपको पूरी तरह समझ में आएगी। इसके अलावा इसमें होता है, अगर प्लांट सेल की बात करूं तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल है तो जनरली क्या करेंगे, क्योंकि प्लांट सेल अगर होगा तो उसमें बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होगा, जिसका काम क्या होगा, स्टोरेज का, ठीक है। इसके अलावा इस सेल में और क्या होंगे, लाइजोसोम देखने को मिलेंगे, लाइजोसोम देखने को मिलेंगे। और ये लाइजोसोम जो होते हैं, इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, कुछ हाइड्रोलोनिक, कुछ इंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या करता है, सेल को, ठीक है, अगर कोई इंटरनली डैमेज हो जाती है, अगर अंदर को सेल को मतलब कि डेड करना है, उसको मारना है, प्रोग्राम सेल डेड कराना, जिसको एपोप्टोसिस वगैरह कहते हैं, तो उसमें लाइसोसोम का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था, ये न्यूक्लियस, इसी न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं बच्चे, इस न्यूक्लियस के बाहर एक नेटवर्क जैसा एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग नाम देते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिपेंडिंग ऑन दैट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है या नहीं, क्योंकि राइबोसोम जनरली क्या होता है, राइबोसोम जनरली बनता कहाँ है, आरएनए न्यूक्लियोलस, जो कि आरएनए को बनाता है, वो न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है। तो यही अगर इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर हमारा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो इसको हम बोल देते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारा
हमारा राइबोसोम अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों अभी हमने न्यूक्लियोलस बोला, तो ये सब घबराने की बात नहीं है। जब मैं न्यूक्लियस को फिर से पढ़ाऊंगा तो उसको मैं न्यूक्लियलस, न्यूक्लियर पोर, ये सब के बारे में आपको मैं डिटेल्स दूंगा, बताऊंगा, नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप सब बस बने रहे, हमारा सहयोग करें, हमारा सपोर्ट करें, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा इसमें और देखने को मिलते हैं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा इसमें मैं बात करूं तो इसमें क्या होते हैं, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बाबू, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है बाबू, गोल्जी बॉडी होते हैं, या इसी को गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं, गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जो न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, जनरली क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन को पैकेजिंग करना या फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन कराना या किसी भी चीज़ में अगर मॉडिफिकेशन कराना है तो ये काम किसका होता है, आपका गोल्जी बॉडी होता है। गोल्जी बॉडी में बात करूं तो क्या होता है, गोल्जी बॉडी में 6 फेज होते हैं। क्या होते हैं, 6 फेज देखने को मिलते हैं। इसीलिए गोल्जी बॉडी को सिस्टर्नी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिस्टर्नी। तो आपसे यह क्वेश्चन बन सकता है बेसिकली कि सिस्टर्नी आपको कहाँ देखने को मिलते हैं। तो जो सिस्टर्नी है वो आपको गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस में देखने को मिलता है। और क्रिस्टे, मेजरली बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि क्रिस्टे कहाँ मिलेंगे, गोल्जी बॉडी कहाँ मिलेंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनो, गोल्जी बॉडी में आपको क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, आपको क्रिस्टे देखने को मिलता है, सॉरी आपको सिस्टर्नी देखने को मिलता है। और आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका इनर फोल्डिंग को हम लोग क्रिस्टे कहते हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, सीएम होता है ना, तो आप सीएम इसे याद रख सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया तो सी तो दोनों में आएगा, लेकिन सीएम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे। और इसके अलावा गोल्जी बॉडी में आपका क्या देखने को मिलेगा, जीसी। याद करो, आप आरएनए में पढ़ते हो, यूजी सी ए का होता है टी से, एडेनिन थाइमिन का बेस पेयर बनता है, जी का होता है सी से। तो आप इससे याद रख सकते हो कि अगर मैं गोल्जी बॉडी की बात करूं तो सिस्टर्नी, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो क्रिस्टे। तो ये इसके अलावा भी सेंट्रोसोम होते हैं। तो इसके अलावा भी इसमें क्या देखने को मिलते हैं, एक सेल के अंदर सेंट्रोसोम होते हैं। और बच्चों फिर से वही बोलूँगा कि सेंट्रोसोम वैसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्लांट के अंदर तो दिखते हैं, एनिमल के अंदर नहीं दिखते हैं। और क्या क्या प्लांट के अंदर दिखते हैं, सेल वॉल दिखता है, सेंट्रोसोम दिखता है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट दिखता है। लेकिन एनिमल सेल की बात करूँ तो केवल और केवल क्या देखने को मिलता है, ना इसमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, ना इसमें सेल वॉल देखने को मिलेगा, और ना इसमें सेंट्रोसोम देखने को मिलेगा। तो बस आपको याद रखना है ये चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा और हम लोग एक एक डिटेल्स में एक एक ऑर्गेनेल्स को देखने वाले हैं, एक एक ऑर्गेनेल्स को हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। ये था एक ओनली ओवरव्यू कि एक सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सिंगल मेम्ब्रेनस है, डबल मेम्ब्रेनस है या बिना मेम्ब्रेन का है, उसका क्या फंक्शन है, वो कैसे काम करता है। तो उन सब के बारे में हम आने वाले अपने अपकमिंग वीडियो में देखेंगे, एक एक सेल ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर, एक एक सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहे, पूरी वीडियो को देखें और हमें सपोर्ट करें, और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करके बताएं कैसा लगा आपका वीडियो, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ये वीडियो है जो HFP सेक्शन आपको नर्सिंग में भी पढ़ना है, पैरामेडिकल में भी पढ़ना है, फार्मेसी में तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये सभी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप सब हमको अपना सपोर्ट करिए, और भी हम अच्छा कंटेंट लाएंगे, आपको और अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको कंटिन्यू करते हुए एक एक सेल के अंदर जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके फंक्शन को देखेंगे, और हम पूरी तरह से सेल को ख़त्म करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और खुश रहिए, ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।